Particulate nature of matter. Have you ever wonder कि हम रेत को पाइल अप कर सकते हैं पर पानी को नहीं? पानी हाथों की शेप ले लेता है पर जैसे ही हाथ खोलते हैं पुफ पानी गायब। और हवा जो दिखाई भी नहीं देती कैसे एक बैलून को हैवी बना देती है। हर चौक का टुकड़ा, हर पानी की बूंद और हर पफ ऑफ एयर बना है छोटी छोटी इनविजिबल पार्टिकल से। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मैटर, जहां पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं, कभी टाइटली पैक्ड, कभी फ्री टू फ्लाई। सॉलिड, लिक्विड या गैस, सब एक ही कहानी के तीन चैप्टर है। और आज हम इस सीक्रेट वर्ल्ड को डिकोड करने वाले हैं। पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर चैप्टर 7। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेलो अध्यापक और आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे क्यूरोसिटी साइंस की बुक जो है क्लास 8th की, उसका चैप्टर 7। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी नदी के किनारे या समुद्र के सी शोर पे जो है समुद्र के तट पर खेलते समय रेत में से छोटे छोटे से कंकड़, पेबल्स या स्टोन्स जरूर उठाए होंगे। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि ये पेबल्स, स्टोन्स और रेत, सैंड कहाँ से आते हैं? पहाड़ों में समय के साथ साथ रॉक्स जो है वो धीरे धीरे इरोजन यानी कि घिसने या टूटने की जो प्रक्रिया होती है उससे टूट जाते हैं। इन इलाकों से बहने वाली रिवर्स जो है इन टूटे हुए रॉक पीसेस को अपने साथ बहा कर ले आती है। जैसे जैसे नदियां बहती हैं वे इन पत्थरों को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती जाती हैं, जो आगे चलकर पेबल्स, स्टोन्स और सैंड बन जाते हैं। फिर नदियां इन्हें बड़ी मात्रा में प्लेन्स तक ले आती हैं, मैदानों तक ले आती हैं। धीरे धीरे बड़े पत्थर टूटकर बहुत ही बारीक सैंड और क्ले यानी मिट्टी के कण में बदल जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे कण जो है या ग्रेन जो है ये किसी भी बड़े पत्थर का सबसे छोटा हिस्सा है, या क्या इन ग्रेन्स ऑफ सैंड और क्ले को और भी छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? आई एम श्योर आपको याद होगा कि क्यूरियोसिटी जो ग्रेड 7 की बुक थी उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। वहां आपने सीखा था कि जब हम चौक को पीसते हैं और तो वो एक केमिकल चेंज ना होकर फिजिकल चेंज होता है। मतलब चौक का सब्सटेंस नहीं बदलता, बस उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक्टिविटी 7.1 में देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक चौक की स्टिक लेकर उसको दो टुकड़ों में बांट दिया, फिर उसको पीस दिया और फिर उसको जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो पाया कि ये छोटे छोटे जो है ग्रेन्स में बदल जाता है। केमिकल सब्सटेंस नहीं बदलता, बस इसकी फॉर्म बदल जाती है। ये पाउडर फॉर्म में हमें दिखने लग जाता है। अब सोचो अगर हम इस ग्राइंडिंग प्रोसेस को और काफी लंबे समय तक जारी रखें तो क्या एक समय ऐसा आएगा जब चौक के पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाएं कि उन्हें और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। यही टाइनी यूनिट्स उस चौक के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। यानी पूरी चौक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिसको आगे और हम तोड़ नहीं सकते। इन छोटे भागों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहा जाता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल को बनाने वाला सबसे छोटा हिस्सा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। ठीक वैसे ही जैसे चौक के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के जो ग्रेन्स हैं या क्ले के जो ग्रेन्स हैं वो भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सोचो अगर शुगर को पानी में डालकर सॉल्यूशन बनाया जाए तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि शुगर जो है धीरे धीरे पानी में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। हमें कोई शुगर पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, लेकिन पानी का स्वाद मीठा हो जाता है। इसका मतलब है कि शुगर पार्टिकल्स अब पानी के अंदर फैल गए हैं और उन्हें वाटर पार्टिकल्स के बीच की जो खाली जगह है उसको भर लिया है। मतलब पानी वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच जो जगह थी छोटी से छोटी, वहां पर अब शुगर पार्टिकल्स चले गए हैं। और इन खाली जगहों को जो पहले थी वाटर पार्टिकल्स के बीच में, इन ही जगहों को कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेसिस। एक्टिविटी 7.1 और 7.2 दोनों ये बात
साफ दर्शाती हैं कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे-छोटे पार्टिकल से बना है, इतने छोटे कि उन्हें ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा भी नहीं जा सकता। अब एक नया सवाल, अगर चॉक और शुगर दोनों अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट सकते हैं, तो फिर क्या चीज है उन्हें एक साथ जोड़कर रखती है सॉलिड के रूप में? दरअसल हर मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच एक तरह की फोर्स होती है। इन्हें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस कहा जाता है। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी कितनी है। अगर दूरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो ये फोर्सेस कम हो जाती है, और इन्हीं फोर्सेस की ताकत ये तय करती है कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर गैस होगी। क्या आप जानते हो, बहुत पुराने समय से ये लोग सोचते आ रहे हैं कि चीजों को कितना छोटा तोड़ा जा सकता है, आखिर मैटर बना किससे है? तो आचार्य कनाद जो है एक पुराने इंडियन फिलोसोफर थे, और उन्होंने सबसे पहले ये थॉट दिया था कि परमाणु या एटम नाम की कोई चीज होती है। उन्होंने कहा था कि मैटर बहुत छोटे और इनडिविजिबल, एटर्नल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये विचार उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक वैशिष्ट सूत्र में लिखा गया था। चलिए अब बात करते हैं 7.2.1 सॉलिड स्टेट की। तो हाउ आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड्स? अब हम बात करेंगे कि सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं या जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप कुछ छोटी-मोटी चीज़ें ले लीजिए जो कि सॉलिड हो, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स में इन्होंने दिखा रखा है एक कील, आयरन नील, रॉक सॉल्ट, पत्थर, वुडन का ब्लॉक, चाबी, की और एल्यूमीनियम का पीस। अब अगर आप इनके शेप्स और साइज़ को ध्यान से देखोगे, चाहो तो इनको थोड़ा बहुत हैमर कर लो, हथौड़ा वगैरह मारकर भी देख लो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अलग नहीं होंगी क्योंकि इनके पार्टिकल्स मजबूती से जुड़े हुए हैं। और इनकी एक डेफिनेट शेप है, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। शेप मीन्स अगर आप वुडन ब्लॉक को देखोगे तो ये जिस शेप में है इसी शेप में रहेगा जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर डालकर इसको तोड़ना दिया जाए। और इसका वॉल्यूम भी इतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के, और इनके बीच जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल का मतलब हो गया पार्टिकल के बीच की जो अट्रैक्शन है वो बहुत मजबूत होती है। यही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को अपनी जगह पर रखते हैं, जिससे कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जैसा कि फिगर 7.4 ए में यहाँ पर दिखाया गया है। आप फर्स्ट फिगर में देखें, यहाँ पे ये सॉलिड है, और इसमें आप देखिए पार्टिकल जो है वो बहुत टाइटली हेल्ड है, मजबूती से एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। अब पार्टिकल्स केवल अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसे वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहा जाता है, लेकिन वह एक दूसरे के पास से होकर नहीं गुजर सकते। जब सॉलिड्स को हीट दी जाती है तो उनके पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जैसे कि आपको इस सेकंड वाली फिगर में दिखाई दे रहा है। एक समय ऐसा आता है जब ये वाइब्रेशंस इतनी तेज हो जाती है कि पार्टिकल्स अपनी जगह को छोड़ने लग जाते हैं, और इस समय इंटर पार्टिकल फोर्स जो है अट्रैक्शन की वो कमजोर पड़ने लग जाती है, और सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में बदलने लगता है। इसकी वजह से जिस टेम्परेचर पर ये चेंज होने लगता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आमतौर पर लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट के मुकाबले थोड़े दूर होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो। सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा पास हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा दूर दिखाई आपको दे रहे हैं। लेकिन आइस एक एक्सेप्शन है, उसके पार्टिकल्स आपस में पानी की तुलना में ज्यादा दूर होते हैं, लेकिन पानी जो है वो लिक्विड है और आइस जो है वो सॉलिड है। कुछ सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होती है,
इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। वहीं जिन सॉलिड्स में फोर्सेस बहुत मजबूत होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा ताकत, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनकी फोर्स को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे कुछ सॉलिड्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं टेबल 7.1 में। आप देखिए आइस है, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। यूरिया ये 133 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होगा, और आयरन जो है वो 1538 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट होगा। तो क्या कह रही है बहन जी? सॉलिड्स जो है उनकी डेफिनेट वॉल्यूम है। व्हाट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस? आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं 7.22 लिक्विड स्टेट। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है 7.4। इसमें आपको क्या करना है, 3 सूखे और साफ कंटेनर्स लेने हैं जिनके शेप्स अलग अलग हों, जिनका नाम है ए, बी और सी। अब क्या करना है आपको, हर कंटेनर में आपको 200 ml का एक मार्कर से एक निशान लगा लेना है। अब कंटेनर ए में पानी भरना है जो कि 200 मिलीलीटर के निशान तक हो। बहुत सावधानी से ए कंटेनर का पानी जो है बी कंटेनर में डालो और ध्यान से उसका शेप और लेवल देखो। तो आप देखेंगे, फिर वही कंटेनर बी से सी में डालने के बाद आप देखेंगे कि पहले और दूसरे केसेस में शेप और लेवल देखने पर आपको ये मिलेगा कि पानी जो है हमेशा उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें उसे डाला जाए। पहले बॉटल थी तो सिलिंड्रिकल ले लिया, सेकंड वाला जग था तो उसने जग जैसा शेप ले लिया, और तीसरा ग्लास था तो उसने ग्लास का शेप ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड की अपनी खुद की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। वे कंटेनर की शेप ले लेता है जिस भी कंटेनर में आप पानी को डालोगे या लिक्विड को डालोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जो कि सॉलिड में नहीं होते, इसीलिए उनकी शेप फिक्स्ड होती है। तीनों कंटेनर्स में पानी का लेवल तो 200 मिलीलीटर ही रहता है, यानी वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन शेप में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड्स जो है उनकी वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होती है, लेकिन शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। हालांकि अगर कोई कंटेनर साफ ना हो तो थोड़ा पानी उसकी वॉल पे भी चिपक सकता है, जिससे अगले बर्तन पर डालने पर आपको लगेगा पानी थोड़ा सा कम हुआ है। अगर आप एक्टिविटी 7.4 से देखोगे तो हम इससे क्या समझते हैं, लिक्विड पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं, एक लिमिटेड स्पेस है, ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी चाहे वहां चले गए, ठीक है। मूव कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड स्पेस में। तो लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। चलो अब लिक्विड्स और सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं। थोड़ा सा पानी लो किसी शैलो वेसल में, जैसे कि यहाँ पर ये परात जैसा कुछ ले रखा है इन्होंने, ऐसा मतलब कोई ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, और उसमें अपनी उंगली उसमें डालकर आप चलाइए, ठीक है। तो क्या आप अपनी उंगली पानी में चला पा रहे हो? तो हाँ, आप चला पा रहे हो। और जब आप उँगली हटाते हो तो पानी फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़े कमज़ोर होते हैं, पर इतने मजबूत तो ज़रूर होते हैं कि वो एक दूसरे के पास बने रहें। मतलब अगर आप ज़बरदस्ती उनको अलग करना चाहो तो अलग हो जाएँगे, लेकिन अगर आप उनको फ्रीली छोड़ दोगे तो वो वापस एक दूसरे के पास आ जाएँगे। अब याद कीजिए क्यूरोसिटी ग्रेड 6 का एक चैप्टर था टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, जहाँ पर आपने बॉइलिंग वाटर जो है उसको देखा था। जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड भाप में यानी वेपर में बदलने लगता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिए, सॉलिड जब पिघलता है तो मेल्टिंग होती है क्योंकि वहां पर मेल्ट हो रहा है वो। वाटर जो है वो भाप बनेगा या लिक्विड भाप बनेगा क्योंकि वो जो है बॉयल हो रहा है, इसलिए उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जब कोई लिक्विड बॉयल होता है तो उसके पार्टिकल्स और ज्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा कमजोर हो जाती है। आखिरकार ये पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से निकलकर वेपर या गैस की स्टेट में चले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर बहुत तेजी से बनता है, सिर्फ सरफेस पर ही नहीं बल्कि लिक्विड के अंदर भी।
इसी कारण से हमें छोटे-छोटे बबल्स या बुलबुले दिखाई देते हैं। लेकिन याद कीजिए, वेपर की फॉर्मेशन केवल बॉइलिंग पॉइंट पर ही नहीं होती, बल्कि हर टेम्परेचर पर होती है। बस धीरे-धीरे और केवल सरफेस पर ही होती है। इसी धीमी प्रक्रिया को या इसी स्लो प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, जिसके बारे में आपने आई एम श्योर पिछली जो क्लासेस हैं उनमें ज़रूर पढ़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है कि अगर पानी गिर जाए तो कुछ समय के बाद वो अपने आप ही गायब हो जाता है और ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इवेपोरेशन जो है हमेशा चलती रहती है, चाहे पानी बॉयल ना भी हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7.2.3 गैसीय स्टेट पे। तो यहाँ पर एक्टिविटी है 7.5 जिसमें 2 ट्रांसपेरेंट गैस जार्स आपको या ग्लास टम्बलर्स जो है वो ले लो, ठीक है? और उनको नाम दे दो आप ए एंड बी। अब आपको क्या करना है, एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती, उसको जलाकर कुछ धुआँ बनाओ। गैस जार ए को उल्टा करके मतलब अपसाइड डाउन करके उस स्मोक के ऊपर रख दो। ये जार धुएँ को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। अब जार को सीधा करो और उसे ग्लास प्लेट से ढक दो। फिर दूसरा गैस जार लो, उसे भी उल्टा करके बहुत धीरे से गैस जार के ऊपर रख दो। इस तरह दोनों जार के बीच में कोई गैप ना रहे। अब धीरे-धीरे ग्लास प्लेट हटाओगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि स्मोक धीरे-धीरे गैस जार में फैल जाती है। इससे क्या साबित होता है दोस्तों? इससे साबित होता है कि गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। पहले वो एक छोटे से ग्लास में थी, फिर अब वो जो है दोनों ग्लासेस में फैल गई है। वह हमेशा जितनी भी जगह अवेलेबल होती है उसको भर देती है। ठीक लिक्विड्स की तरह गैसेस भी उसी वेसल की शेप ले लेती है जिसमें हम उसे डालते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि गैस पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच की इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ही कम या नेग्लिजिबल होती है। इसी कारण से गैसेस की ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। इस एक्टिविटी में जो स्मोक इस्तेमाल किया गया वे गैसीय स्टेट को दिखाने के लिए किया गया है। दरअसल हवा में तैरते हुए स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल्स लगातार इनविजिबल गैस पार्टिकल से टकराते रहते हैं और इन्हीं टक्करों की वजह से गैस पार्टिकल्स की मोशन को महसूस कर सकते हैं। ये एक्टिविटी एक और तरीके से भी की जा सकती है। अगरबत्ती के धुएं की जगह आप आयोडीन का वेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगरबत्ती के धुएं के मुकाबले में आपको ज़्यादा आसानी से दिखाई देगा। इसके लिए आपको थोड़ा-सा सॉलिड आयोडीन लेना है और उसके ऊपर जो है क्लोज़ जार के अंदर उसको रखना है कुछ समय के लिए। थोड़ी देर में जो है आयोडीन जो है वेपर में बदल जाएगा। लिक्विड और गैसेज़ दोनों की एक जैसी प्रॉपर्टी है, वे दोनों फ्लो कर सकते हैं और अपनी कोई फिक्स शेप नहीं रखते हैं। इसी वजह से लिक्विड और गैसेज़ को मिलाकर एक ही कैटेगरी में रखा जाता है जिसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, फ्लूइड्स। तो आगे चलकर आप कई जगह जो है फ्लूइड्स के नाम से पढ़ोगे तो फ्लूइड्स का मतलब हो गया लिक्विड और गैसेस दोनों मिला के। सेफ्टी फर्स्ट में यहाँ पर ये डॉक्टर आंटी बोल रही है कि हमें थोड़ा-सा जो है केयरफुल रहना चाहिए सॉलिड आयोडीन को इस्तेमाल करते हुए क्योंकि ये हमारे स्किन पे और हमारी बॉडी में इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती है। 7.3 How does the interparticle spaces या स्पेसिंग डिफर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? तो अब हम बात करेंगे कि कैसे जो है इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस की क्वालिटीज़ को कैसे डिसाइड करता है। ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। इसमें आप एक सिरिंज लीजिए जिसमें नीडल ना हो, ठीक है? क्योंकि हमें इंजेक्शन तो किसी को लगाना नहीं है। उसका प्लंजर पूरी तरीके से पीछे की तरफ खींचिए। अब अपने अंगूठे से सिरिंज के जो आगे खुला जो सिरा है जहाँ पर नीडल थी, उसको आप ढक दीजिए ताकि हवा जो है बाहर ना निकल सके। फिर प्लंजर को धीरे-धीरे अंदर की ओर दबाओ। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? आप देखोगे कि सिरिंज के अंदर की जो एयर का वॉल्यूम है धीरे-धीरे घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हवा को दबाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स एक-दूसरे के पास आ जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा खुली हुई जगह है, खाली जगह है, जिसे हम इंटरपार्टिकल स्पेस भी कहते हैं, जिससे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं।
अब अगर आप प्लंजर को छोड़ दोगे तो गैस के जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं फिर से फैल जाएँगे और प्लंजर अपनी पुरानी जगह पर लौट आएगा। अब इसी चीज़ को आप पानी के साथ कीजिए। जब आप इसको एक्टिविटी को पानी के साथ करोगे तो क्या होगा, हम देखेंगे कि पानी में कोई फ़र्क नहीं आता अगर उसे दबाया जाए तो। मतलब हम पानी को दबा नहीं सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि लिक्विड जो है प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स पहले से ही काफ़ी पास-पास होते हैं। अगर हम बात करें एक्टिविटी 7.7 में ऑब्जर्विंग इंटरपार्टिकल स्पेसेस इन लिक्विड्स, तो एक ग्लास वेसल लो और आधा पानी भर लो, उसमें पानी का लेवल ए मार्क तक कर लो और अब उसमें 2 चम्मच शुगर डालो और फिर नया लेवल बी मार्क चेक करो, क्योंकि अगर आप उसमें और चीज डाल रहे हो तो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। पानी को ग्लास रॉड से हिलाओ ताकि शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। अब देखो कि पानी का लेवल बढ़ता है या घटता है और नया लेवल सी मार्क करो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, शुरू में जब शुगर डालते हो तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जब शुगर डिसॉल्व हो जाती है तो लेवल थोड़ा सा घट जाता है। इसका मतलब है कि वाटर पार्टिकल के बीच में कुछ खाली जगह थी जिसे शुगर के पार्टिकल्स ने घुलकर भर दिया है। अगर हम इसी चीज को सॉलिड के साथ करें तो जैसे सॉल्ट और ग्लूकोज जैसे सॉल्युबल सॉलिड्स पानी में घुल सकते हैं, हमें मालूम है नमक भी घुल सकता है, ग्लूकोज भी घुल सकता है, लेकिन सैंड और स्टोन जैसे सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो पानी में नहीं घुलेंगे। सैंड जो है वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो जब वो नीचे बैठेगी तो कंटेनर में एक्स्ट्रा स्पेस को घेरेगी, अलग जगह को घेरेगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग की अगर बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं, हमने पहले सीखा था सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए वे अपनी जगह से हिल नहीं सकते और क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर भी उनके बीच थोड़ी सी स्पेस होती है। ये स्पेस हवा से भरी नहीं होती बल्कि उसमें कुछ भी नहीं होता और ये पूरी तरह खाली होते हैं। जैसे कि आप फिगर 7.1 तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस में पार्टिकल्स की पैकिंग और इंटर पार्टिकल स्पेसिंग को दिखाया गया है। तो इससे आप साफ साफ देख सकते हो कि सॉलिड जो है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, बीच में गैप्स हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे हैं। लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा गैप्स हैं, ज़्यादा बड़े गैप्स हैं, और गैसेस में ये जो गैप है इंटर स्पेसिंग है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस ये बहुत ज़्यादा है। अ स्टेप फर्दर, कभी-कभी हम पार्टिकल का जो मतलब है वो अलग-अलग तरीकों से लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन में हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट ऑफ मैटर जिसको हम एसपीएम भी कहते हैं, जो हवा में तैरते हैं, डस्ट पार्टिकल को बताता है। मतलब एसपीएम क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हो गया। लेकिन ये डस्ट पार्टिकल असली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर नहीं है, क्योंकि असली पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स उनसे बहुत छोटे होते हैं। दरअसल ये डस्ट पार्टिकल भी लाखों करोड़ों एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो हमें जो लग रहा है कि डस्ट पार्टिकल बहुत छोटी सी चीज है, वो भी लाखों करोड़ों एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है दोस्तों। 7.4 हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। एक ग्लास टम्बलर में पानी भरो और उसमें थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के ग्रेन्स डाली। ठीक है। तो सेफ्टी के लिए डॉक्टर अंकल क्या कह रहे हैं, इसे हाथ से मत छुओ, स्पून या स्पैचुला का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्तों, पहले कुछ पिंक स्ट्रीक्स पानी में फैलती हुई आपको दिखाई देंगी, जैसे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह में आपको दिखती है ना, ये पानी में एक बूंद डालती है फिर वो फैलते ही फैलते जाती है। कुछ समय बाद जो है पूरा पानी यूनिफॉर्म पिंक कलर का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर पार्टिकल्स लगातार मोशन में रहते हैं। वे पोटेशियम परमैंगनेट के जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं उनको खींचते हैं और बार-बार टकराकर उन्हें पूरे पानी में फैला लेते हैं। कुछ सब्सटेंस में पार्टिकल्स इतने स्ट्रांगली जुड़े होते हैं कि पानी उन्हें खींच नहीं सकता, जैसे सैंड जो पानी में इनसॉल्युबल होता है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। 3 ग्लास टम्बलर लो, एक में बहुत गर्म पानी, दूसरे में रूम टेम्परेचर पानी और तीसरे में लीजिए आइस कोल्ड वाटर। अब सब में थोड़ा-थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे?
हॉट वाटर में कलर तेजी से फैलता है, रूम टेम्परेचर में थोड़ा धीरे और आइस कोल्ड वाटर में सबसे धीरे फैलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हीट देने से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, मतलब पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे। एक्टिविटी 7.9, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। आइए देखते हैं कि गैस पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। एक इंसेंस स्टिक कमरे में किसी भी कोने में जला दीजिए और कुछ मिनट तक इंतजार कीजिए। पहले तो आपको जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, सिर्फ अगरबत्ती के पास ही महसूस होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल जो है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयर पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं और जब वे फ्रेग्रेंस पार्टिकल से टकराते हैं तो वे उन्हें पूरे कमरे में फैलाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि हमें परफ्यूम और अगरबत्ती की खुशबू दूर तक महसूस होती है। एवर हर्ड ऑफ? जब हम ऑयल स्टेन्स यानी दाग धब्बे वाले कपड़े धोते हैं तो सोप पार्टिकल्स तेल के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, एनिमी की तरह अटैक करते हैं। सोप पार्टिकल का एक सिरा ऑयल से जुड़ता है और दूसरा सिरा वाटर से, जिससे ऑयल आसानी से कपड़े से निकल जाता है। मतलब ये एक दूसरे उन चीज दोनों को एक एक साइड से पकड़कर खींचते हैं और उसको अलग कर देते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? अब तक आपने क्या सीखा? मैटर छोटे-छोटे पार्टिकल से बना है। ये पार्टिकल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। फोर्सेस की ताकत और पार्टिकल के बीच की दूरी ये तय करती है कि पार्टिकल आई मीन जो मटेरियल है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगी। सॉलिड स्टेट की बात करें, पार्टिकल्स पास-पास होते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मजबूत होते हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। लिक्विड स्टेट, पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, अट्रैक्शन कमजोर होती है, मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड स्पेस में, ऐसा नहीं है कि बस आवारा हैं। गैसेस स्टेट, पार्टिकल्स बहुत-बहुत दूर होते हैं, अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होती है और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी दिशा में। जैसे कि आपको यहाँ पर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो लीजिए दोस्तों, 28 मिनट्स के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 50 एमसीक्यूज़ का एक शानदार ओके, जिससे आप पता लगा सकेंगे कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी